वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 2। इससे पहले हमने क्लास 6 का अध्याय नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। राजस्थान अध्ययन की जो बुक है क्लास की, हमारा राजस्थान, क्लास 6 की जो बुक है ना, हमारा राजस्थान, ठीक है ना, उस बुक से संबंधित हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हम कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। क्लास 6 के अध्याय नंबर 2 राजस्थान का इतिहास है, और इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा क्या है राजस्थान का इतिहास क्लास 6 के अध्याय नंबर 2 में। तो देखिएगा फर्स्ट जो है क्वेश्चन देते हैं वो दे रखा है। वो कह रहा है कि भाई भाटोली गांव जो है वो कहाँ है। भाटोली गांव कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। इतना सा याद रखना कि भाटोली गांव किससे संबंधित है? चित्तौड़ से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। यह जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली, वहाँ है यहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन काल के अंतर्गत राजस्थान के जितने भी जनपद और अंचल थे वो किस नाम से जाने जाते थे। तो सिंपल सी बात है कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में यानी स्थान पर रहते थे, या वहाँ जिस जो जाति रहती थी ना, उस जाति के नाम से उस स्थान को जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए छोटा सा मैंने एक मैप जो है यहाँ इंक्लूड किया है। इस मैप में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो देखते हैं हम। देखिए जैसे राजस्थान का महाकाव्यकालीन राजस्थान था, उस समय राजस्थान में कितने डिवाइड थे प्रांतों के। तो देखिए एक तो था जंगल प्रदेश, ठीक है ना। जंगल प्रदेश के बाद मरुकांतर, यानी कि मरु प्रदेश भी इसको कहते थे। क्या कहते थे? इसको मरु प्रदेश भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है मत्स्य जनपद, और फिर आता सूरसेन। तो ये सारे सारे कुछ है, ये चारों जंगल, मरु, मत्स्य और सूरसेन, ये संबंधित है किससे? महाकाव्यकालीन राजस्थान से। किससे संबंधित है? महाकाव्यकालीन राजस्थान से। इतना आपको याद रखना है, महाकाव्यकालीन राजस्थान, बस। ठीक है ना। और महाकाव्यकालीन राजस्थान में कौन कौन शामिल है? तो जंगल प्रदेश, मरुकांतर और मत्स्य और सूरसेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उससे डिटेल्स हमें प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है मरु प्रदेश। मरु प्रदेश कहो या मरुकांतर कहो, क्या कहना है? मरुकांतर भी आप इसे कह सकते हैं, मरुकांतर। मरु प्रदेश कहो या मरुकांतर कहो, दोनों एक ही बात है, और ये महाकाव्यकालीन से संबंधित है। ठीक है ना। इसमें देखते हैं क्या है। ऋग्वेद, पौराणिक ग्रंथों, रामायण, सरक संहिता, महाभारत एवं बृहत संहिता में इसका उल्लेख। मरु प्रदेश का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, रामायण मिलता है, सरक संहिता में मिलता है, महाभारत में मिलता है, और वृद्ध संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, यह आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो मरु प्रदेश। कौन सा था? मरु प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आते हैं लाइन टू लाइन। ठीक है ना। और इस लाइन मैंने इस बुक में ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना। चलिए ये कह रहा है कि यह आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र, क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो वह था मरु प्रदेश या मरुकांतर। ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित है। ये भी काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया कि मरु प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान के कौन कौन से जिले शामिल थे। तो उसमें शामिल थे भाई, एक तो था बीकानेर, एक नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालांतर में नेक्स्ट पॉइंट है, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तो ये था मरु प्रदेश। मरु प्रदेश के बाद में आता है जंगल प्रदेश। ये भी महाकाव्यकालीन से संबंधित है। ठीक है ना। जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश की अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहते हैं, वर्तमान के अंतर्गत कौन से जिले इसमें शामिल है? तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर के कुछ भाग। देखिए बीकानेर के कुछ भाग इसमें भी हैं, और मरु मरु प्रदेश में भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूरा पूरा वो नहीं थे, कुछ भाग जो हैं इधर उधर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में मुख्य रूप से जंगल जो है ना वो बीकानेर में था। ज़्यादातर बीकानेर के जो भाग थे वो कहाँ किसमें शामिल थे? जंगल प्रदेश के अंतर्गत। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा। इसलिए बीकानेर का जो शासक होता था ना, उसको जंगलधर बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? जंगलधर बादशाह, जंगलधर बादशाह,
जांगलधर बादशाह कहा जाता था किसको? बीकानेर के शासक को। क्यों? क्योंकि बीकानेर ही जांगल प्रदेश के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता था, ठीक है ना। बाकी नागौर और जोधपुर के कुछ भाग इसमें शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी राजधानी इसकी राजधानी, सॉरी इसका यहाँ जो है थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। इसकी राजधानी, इसकी मतलब किसकी? जंगल प्रदेश की। जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। उस समय अहिछत्रपुर नाम से जंगल प्रदेश की एक राजधानी हुआ करती थी, जिसका वर्तमान नाम जो है नागौर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिर्फ माना जाता है, ठीक है। याद रखना, वर्तमान में जो नागौर है ना, वो पुराने समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, और वो अहिछत्रपुर किसकी राजधानी थी? जंगल प्रदेश की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है जंगल प्रदेश के बारे में। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय किस महाकाव्यकालीन क्षेत्र से गुजरे थे? तो वह भाई गुजरे थे किससे? जंगल प्रदेश से। किससे गुजरे थे? जंगल प्रदेश से। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश भी देख लीजिएगा आप, ये भी जो है एक महाकाव्यकालीन ही प्रदेश है। इसके बारे में देखिए, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये पॉइंट याद रखना। मत्स्य प्रदेश का उल्लेख सबसे पहले या सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तो ऋग्वेद से मिला था। ये आप याद रखिए, किससे मिला था? ऋग्वेद के अंतर्गत से, ठीक है। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि महाभारत काल जो था ना, उस समय में ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी भाई? तो वो थी विराटनगर। क्या थी? विराटनगर, जिसे आजकल बैराट कहते हैं। और ये बैराट कहाँ स्थित है? जयपुर के अंतर्गत। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंतर्गत स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आजकल बैराट जो है वो कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत। और मत्स्य जनपद की राजधानी होती थी पहले, इस बैराट को विराटनगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। तो एग्जाम्पल में कभी विराटनगर लिखा हुआ भी आता है और कभी वहाँ पर बैराट भी लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। विराटनगर पुराना नाम है और बैराट जो है नया नाम है। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल के अंतर्गत जो पांडव थे ना, पांडवों को जब भेजा गया था वनवास, तब जब लास्ट ईयर उनका रहा था ना, उस समय वो विराटनगर के अंतर्गत ही एक विराट नाम से राजा हुआ करते थे। उन राजा के दरबार में ही वो अजय चुप कर रहे थे लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। बिल्कुल, कहाँ स्थित था भाई? अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य जनपद किससे संबंधित है? अलवर और जयपुर के मध्य भाग से, ठीक है ना। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान सेन ने भी किया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया है? तो इन्होंने किया है भाई, चीनी यात्री थे, इनका नाम था युआन चांग। क्या नाम था? युआन चांग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, कि किस चीनी यात्री ने मत्स्य जनपद का उल्लेख किया था? तो वो किया था भाई युआन चांग ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट दिया रखा है सुरसेन। अब आते हैं सुरसेन। सुरसेन भी महाकाव्यकालीन है, ठीक है ना। ये भी जनपद जो है वो महाकाव्यकालीन है, ठीक है, सुरसेन, ठीक। आगे बढ़ते, इसमें पॉइंट देखिएगा, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के भूभाग जो है इसमें सम्मिलित हैं। सुरसेन के अंतर्गत कौन से भूभाग सम्मिलित है भाई? भरतपुर, धौलपुर और करौली के भूभाग इसमें शामिल है, ठीक है। इसकी राजधानी थी मथुरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सुरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। याद रखना, सुरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सुरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बिल्कुल याद रखना, सिकंदर के समय में यूनानी लेखक जो थे ना, उन्होंने कौन सी शताब्दी थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत सुरसेन या सौरसेन नामक उल्लेख किया है। कभी मतलब कहीं पर इसका नाम सुरसेन मिलता है, कहीं सौरसेन मिलता है, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। बयाना प्रशस्ति में भी सुरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुरसेन नामक राजवंश का उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में मिलता है भाई? बयाना प्रशस्ति में मिलता है। कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? बयाना प्रशस्ति में मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए मित्रों, इसमें वही पॉइंट मैंने शामिल किए हैं जो इस बुक में दे रखे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे उससे रिलेटेड लगे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, आराम से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए अब बात आती है मौर्योत्तरकालीन राजस्थान। इससे पहले हमने देखा था महाकाव्यकालीन, अब आता है मौर्योत्तरकालीन राजस्थान। तो मौर्योत्तरकालीन राजस्थान की बात करें तो देखिए इसमें क्या फैक्ट है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक, कहाँ की जातियाँ आई थी, देखो पंजाब और टक की कुछ जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध कुछ जातियाँ थी। कौन कौन सी, देखो याद रखना कहाँ से आई थी, पंजाब और टक की कुछ जातियाँ आई थी। उन जातियों का नाम था, एक तो मालव, ठीक है, शिवी, अर्जुनायन। मालव, शिवी और अर्जुनायन, ये तीन जातियाँ प्रमुख थी जो सिकंदर के आक्रमण के बाद में स्वतंत्रता को बचाने के लिए, अपनी खुद को जो है स्वतंत्र रखने के लिए पंजाब और टक से निकलकर सीधे राजस्थान में आ गए थे। कहाँ आ गए थे, राजस्थान में। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब और टक से कौन कौन सी जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई थी, तो वह बस गई थी भाई मालव, शिवी और अर्जुनायन मुख्य रूप से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक मैप थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल किया है, तो इसको भी आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि मौर्यकालीन राजस्थान, कौन सा, मौर्यकालीन राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश शामिल थे, ठीक है ना। देखिए एक तो था यहाँ योधे, योधे जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र जो था वहाँ पर आता है योधे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है यहाँ पे अर्जुनायन, और उसके बाद में यहाँ है मालव और यहाँ है शिवी। अभी हमने देख लिया था जो जातियाँ आई थी ना पंजाब और टक से राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश सिकंदर के आक्रमण के बाद में, उसमें कौन कौन थे, योधे, ये हमने देखा था अर्जुनायन, मालव और शिवी, और एक योधे जो हैं वो भी मौर्यकालीन राजस्थान से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये चार जो है संबंधित है किससे, मौर्यकालीन से। और इन चारों के पतन का जो संबंध है वो किससे संबंधित, किससे जानकारी मिलती है हमें, बृहद संहिता में इनके पतन की चर्चा मिलती है। कौन सी, बृहद संहिता में इन चारों मौर्यकालीन राजस्थान के जो ये चार प्रांत थे इनकी जानकारी मिलती है बृहद संहिता में, इनके पतन की जानकारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। फैक्ट देखिए पहले दिया हुआ है सीवी जनपद। सीवी जनपद किससे संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित। किससे संबंधित है भाई, मौर्य काल से संबंधित है। आधुनिक उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर का संभागीय प्रदेश जो है ना वो सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था वहाँ पे, ठीक है ना, सीवी जाति के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी, शिवी की राजधानी क्या थी, मध्यमिका या मध्यमिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका, ठीक है। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी जो चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी नामक स्थान है ना, गांव है ना, उसको जो है इसका अवशेष प्राप्त होने की जगह माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। सीवी जनपद के अवशेष वर्तमान राजस्थान में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वह होते हैं नगरी नामक गाँव से। कहाँ से होते हैं, नगरी नामक गाँव से प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना। सीवी जनपद का जो भूभाग है ना, इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मौर्यकालीन किस प्रांत को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था, तो वह था भाई सीवी जनपद। कौन सा जनपद था, सीवी जनपद। कौन सा जनपद था, सीवी जनपद, ठीक है, सीवी जनपद, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो जाति आती है वह आती है अर्जुनायन। कौन सी जाति आती है, अर्जुनायन। ये भी मौर्य काल से संबंधित है। भरतपुर अलवर के अर्जुनायन अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के थे भैया, भरतपुर और अलवर के, ये याद रखना। भरतपुर और अलवर संबंधित है अर्जुनायन जाति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक और फैक्ट इनके बारे में दे रखा है अर्जुनायन के बारे में। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। याद रखना, विदेशी क्षत्रपों को परास्त किसने किया था, तो वो किया था भाई अर्जुनायन ने। किसके साथ मिलकर, मालवों के साथ मिलकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, मालव जाति। अगली जाति कौन सी आती है, मालव जाति। मालव जाति के बारे में बात करते हैं। मालव जाति कौन सी जाति आती है भाई, मालव जाति। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर टोंक था, ये याद रखना। इनका शक्ति का जो केंद्र था ना वो कौन सा था, नगर टोंक। कौन सा था, नगर टोंक। नगर नामक स्थान है वो कहाँ है, हुआ टोंक के अंतर्गत। और नगरी नामक जो स्थान है वो कहाँ है, वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, ठीक है।
नगरी नामक जो है ना वो किसकी राजधानी के अवशेष मिलते हैं वहाँ पर, तो शिवी जनपद की राजधानी के अवशेष मिलते हैं। और मालव जनपद जो था ना उसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, नगर टोंक से, क्योंकि ये शक्ति का केंद्र कहाँ का था, नगर टोंक का। ठीक है, आगे देखते हैं। कालांतर में यह अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैल गया था। कहाँ तक फैला था, अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैल गया था। कौन, मालव जनपद। आगे बढ़ते हैं। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखना, टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालव देश के अंतर्गत आता था। मालव, ये मालव है, ठीक है ना। मालव की दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख जो है ना वो कहाँ लगा हुआ है भाई, तो वो लगा हुआ है नांदसा भीलवाड़ा के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नांदसा, ये आप याद रखिएगा, नांदसा भीलवाड़ा, नांदसा भीलवाड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ मिला या कहाँ लगा हुआ है, तो वह लगा हुआ है नांदसा भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है योधे। योधे जनपद जो है वो लगभग हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र था ना, उत्तरी राजस्थान, वहाँ से संबंधित है। ठीक है ना, राजस्थान के उत्तरी भाग, ये आगे देखो, राजस्थान के उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली कबीला था ये। संभवतः योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया। याद रखना, उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद कौन सा था, तो वह था योधे। कौन सा था भाई, योधे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित दिया हुआ है, चलिए आगे बात करते हैं। इससे देखिए यहाँ तक लगभग जो है ये सारे चारों जो मौर्यकालीन थे वो कंप्लीट हो गए। अब इससे बाद कुछ और फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं देखिएगा। गुप्त काल तक यह गणतंत्री व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। जब तक गुप्त काल आया तब तक ये सारी व्यवस्था एज इट इज गणतंत्री रूप में बनी रही। उसके बाद में 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने, पाँचवीं सदी के बाद में हूण आक्रमण, जब हूणों के जब आक्रमण हुए उस समय इसकी गणतंत्र व्यवस्था लगभग समाप्त होने लग गई और समाप्त कर दी गई। और अभी हमने एक पॉइंट देखा था कि मौर्योत्तरकालीन जो जनपद थे उनकी पतन की चर्चा जो है वो कहाँ हुई थी, तो वो बृहद संहिता नामक एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ में इसकी पतन की चर्चा हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि मौर्योत्तरकालीन जनपदों की पतन की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है, तो वह मिलती है बृहद संहिता में। किसमें, बृहद संहिता में। चलिए आगे बात करते हैं, आगे पॉइंट दे रखा है। इसके बाद यह जनपद अन्य नामों से सामने, और इसके बाद जैसे ही गुप्त काल आया, गुप्त काल के बाद में हूणों के आक्रमण शुरू होने लगे। हूणों के आक्रमण के बाद में इनका लगभग पतन हो गया, और फिर इनका जो है नए नामों के रूप में ये सामने आने लगे अलग अलग जगह से, जिसमें मेवाड़ है, वागड़ हैं, मारवाड़ हैं, हाड़ौती हैं, ढूंढाड़ हैं, मेवात हैं, इन सब नामों से जो है इनको जाना जाने लगा। चलिए अब इनके नाम के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए क्या कहते हैं आगे। इसमें कहा गया है राजस्थान के विभिन्न अंचल। अब देखिए राजस्थान के विभिन्न अंचल जो वर्तमान है वो कितने, टोटल 8 बताए हुए। कितने बताए हुए, टोटल 8 बताए हुए हैं। तो कौन कौन से देखिएगा किस तरीके से हैं। एक तो ये मांड है, फिर मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, इस तरफ मेवात है, शेखावटी है, हाड़ौती है, मेवाड़ है और वागड़ है। ठीक है ना, तो टोटल 8 हो गए। चलिए अब इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं हम। क्या है, पहले दिया हुआ है मेवाड़। देखिए मेवाड़ जो था ना, मैंने अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सीवी जनपद, देखा था ना, सीवी जनपद मेवाड़ ही था। मेवाड़ या प्रागवाड़ के नाम से जाना था, मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाड़। ठीक है ना, तो ये देखिएगा सीवी, प्राचीन समय में सीवी जनपद वाला जो क्षेत्र था ना उसको कहा जाता था मेवाड़। ठीक है, आधुनिक समय में इस मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है, तो वो देखिएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जिले शामिल है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले इसमें शामिल है वर्तमान के मेवाड़ के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। ये इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक राजस्थान तक किसका शासक रहा था, तो वह शासन रहा था गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। किसका, गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसकी समय समय पर जो है कुछ राजधानी बदली और रही थी। सबसे पहले नागदा, फिर आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, और समय समय पर इसकी राजधानी रहे हैं। ठीक है, एक क्रम याद रखिएगा। अब देखो मेवाड़ क्षेत्र की जो बोली है ना, उस बोली को कहते हैं मेवाड़ी। क्या कहते हैं, मेवाड़ी। याद रखना, मेवाड़ क्षेत्र की बोली का नाम है मेवाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र की बात करें तो देखिए इसके बारे में क्या है।
दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। कौन से दो क्षेत्र जो हैं वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें पहला आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, और दूसरा जो है वह आता है पिलानी के पास में नरहड़, भादरा, नौहर तथा कनवा का क्षेत्र। लेकिन याद रखना ये दो क्षेत्र तो है ही, लेकिन अभी प्रेजेंट में मुख्य रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है वह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आगे देखो पॉइंट, डूंगरपुर और बांसवाड़ा भूभाग को ही वागट या वागड़ के नाम से जाना जाता है। याद रखना, वागट या वागड़ के नाम से जाना जाता है किसे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को। और इसकी बोली क्या है? तो इसकी बोली है भाई वागड़ी। क्या है? वागड़ी। मेवाड़ की बोली है मेवाड़ी, और इस जो वागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसकी बोली का नाम है वागड़ी। क्या नाम है? वागड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है मारवाड़। अब बात करते हैं थोड़ी सी मारवाड़ के बारे में कि मारवाड़ के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, प्राचीन मरु प्रदेश, याद रखना मरु प्रदेश या मरुकांतर जो प्रदेश था ना, मरु प्रदेश या मरुकांतर, याद रखना मरु प्रदेश या मरुकांतर, ठीक है ना, इस प्रदेश को कहा जाता था मारवाड़, ये ध्यान रखना। और अभी इसे मतलब मारवाड़ कहते हैं, और प्राचीन समय में मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट देखिएगा। आगे बात करते हैं। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का अधिपति हुआ। देखो 7वीं शताब्दी में गुर्जर, पहली बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहारों ने मारवाड़ पर कब शासन किया था? तो वह किया भाई 7वीं शताब्दी में। याद रखना, मंडोर और जोधपुर के क्षेत्र पर। आगे बात आती है इसके बाद में, गुर्जर प्रतिहारों के बाद में कौन आया? राठौड़ वंश का शासन हो गया। यहाँ पे किसका हो गया? राठौड़ वंश का शासक हो गया गुर्जर प्रतिहार के बाद में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाड़ौती। क्या आता है? हाड़ौती। हाड़ौती के बारे में देखिए तो देखिएगा, आधुनिक कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। आधुनिक समय में कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का अधिपति था। किसका अधिपति था भाई? प्राचीन समय में मीणा जनजाति का अधिपति था। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मीणा वंश के साथ एक बुदा नाम के एक शासक हुआ करते थे, मीणा वंश के। ठीक है, बुदा नाम से, उन्हीं के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। याद रखना, बूंदी का नामकरण मीणा शासक बुदा के नाम पर हुआ है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ की बोली और भूभाग जो है उस दोनों का नाम क्या है? हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र की बोली हाड़ौती। ठीक है ना, और कब से जानी है? चौहान वंश ने जब इस पर शासन किया तब से इसकी बोली हाड़ौती है, और इसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए पॉइंट आता है ढूंढाड़। कौन सा पॉइंट आता है? ढूंढाड़। ढूंढाड़ में जयपुर वाला क्षेत्र, याद रखना जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र, जयपुर व उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। और आगे बात करते हैं इससे संबंधित। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़ गुर्जर को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाल दी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सी सदी की बात करते हैं? पहली बात तो 12वीं सदी की बात है। और कौन से राजपूत थे यहाँ पे? कछवाहा राजपूत थे। इन्होंने स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़ गुर्जरों को यहाँ पर परास्त किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। ढूंढाड़ प्रदेश में 12वीं सदी में मीणा और बड़ गुर्जरों को परास्त करके अपने राजवंश की नींव किस वंश ने डाली थी? तो वह था कछवाहा राजपूत वंश। कौन सा था? कछवाहा राजपूत वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसकी बोली ढूंढाड़ प्रदेश की भाषा जो है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेवात। मेवात के बारे में देखिएगा क्या कहता है मेवात। ठीक है ना, मेवात अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं मेवात। मेव जाति का आधिपत्य यहाँ ज़्यादा था, इसीलिए इसको मेवात कहते हैं। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेव जाति की अधिकता रही थी, इसलिए इसको मेवात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती। कौन था? हसन खान मेवाती। इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। याद रखना, एक मेवाती था जो कि मेवातियों का नायक था, और वह खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट, हसन खान मेवाती नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं।
राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र और उनसे प्राचीन नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें याद रखना। काफ़ी क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ से उठ के आ जाते हैं कि राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र और उनके प्राचीन नाम क्या थे। तो राजस्थान के प्राचीन नाम देखिएगा कुछ क्षेत्रों के। जैसलमेर को मांड या वल्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसलमेर को मांड या वल्ल कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन समय में मांड या वल्ल के नाम से कौन सा वर्तमान जिला जाना जाता है? तो उसे कहते हैं जैसलमेर। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। जोधपुर का दक्षिणी भाग जो है उसे गुर्जरत्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुर्जरत्रा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतापगढ़ जो है ना, माही नदी के किनारे में, प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे पर जो भूभाग है उसे कांठल कहते थे, इसलिए प्रतापगढ़ को पुराना समय में कांठल कहा जाता था। झालावाड़ को मालवा कहते थे। ठीक है। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र था वो शेखावटी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? शेखावटी के नाम से। आगे बात करते हैं। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा कहते थे। क्या कहते थे? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर का क्षेत्र। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि अंचल, अंचल का मतलब क्या होता है? अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसे प्रथम वेद भी कहते हैं। ठीक है ना। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। तो ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी प्रथम वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद का। और ऋग्वेद में ही मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद का उल्लेख भी मिलता है, याद रखिएगा। अब देखिए क्षत्रप क्या होता है। क्षत्रप जो बात करें तो वह होता है एक प्रांत का कोई मुखिया होता था, उस समय उसको क्षत्रप कहा जाता था। भारत में शक जाति जो थी ना, शक जाति के शासक जो थे ना, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है क्षत्रप शब्द। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वह किस नाम से जाना जाता था? तो उसे हाड़ौती कहते थे। क्या कहते थे? हाड़ौती। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। सुरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाड़ौती के नाम से कोटा बूंदी का क्षेत्र। विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। और मथुरा किसकी राजधानी थी? सुरसेन की राजधानी थी। ठीक है। मत्स्य जनपद की उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे पॉइंट दे रखा है, लास्ट फैक्ट है ये। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहि छत्रपुर। कौन सी थी? अहि छत्रपुर। वर्तमान में इसका नाम क्या है भाई? नागौर। वर्तमान में इसमें साम्य जो प्राप्त होता है वो होता है नागौर से। किससे होता है? नागौर से। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मित्रों हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना लगता है तो आप बताइएगा कमेंट में, इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे इस पहचान क्लासेस चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स की क्लासें भी रोज़ सुबह जो है लगभग 8:30-9 के आसपास जो है मिल जाती हैं। तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प रहेगी। सारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।